बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। हमारा मेन टॉपिक था व्हाट इज़ साइकोलॉजी, और उसको हमने डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले डिफ़ाइन किया था साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ये डेफिनेशन साइकोलॉजी की मेयार पर पूरा ना उतर सकी, तो फिर हमने डिफ़ाइन किया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। और इसी तरह से जब ये डेफिनेशन भी साइकोलॉजी के मेयार पर पूरा ना उतर सकी, तो फिर हमने डिफ़ाइन किया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद अब हम डिफ़ाइन करेंगे 4 नंबर पे साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर क्या है। अब ये इंसान का अपना एक किरदार ही होता है, एक इंसान का बिहेवियर होता है जिससे वो पहचाना जाता है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है, उसका एटीट्यूड अच्छा है या बुरा है। तो ये उसके किरदार से ही सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। यानी कह सकते हैं कि ऑब्ज़र्वेबल मूवमेंट जो होती हैं वो आपका बिहेवियर कहलाता है। आप किस तरह से उठते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से आपका आई कांटेक्ट होता है, आप किस तरह से बात करते हैं, आपका बात करने का क्या अंदाज़ है, आप बात करते हुए किन अल्फाज का चुनाव करते हैं, और आपके दूसरों के साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं। आप लड़ाई झगड़ा करने वाले इंसान हैं या आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बिहेवियर का हिस्सा होती हैं। ठीक है, आपके साथ एक एक्शन होता है और उसके रिएक्शन में आप क्या उसका आंसर देते हैं, ये आपका बिहेवियर है। क्योंकि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर किरदार की साइंस कहा जाता है। तो इसमें ये कहा जाता है कि व्हेन दिस डेफिनेशन वाज अडॉप्टेड फॉर साइकोलॉजी इट गेन्ड लॉट ऑफ फेम एंड एक्सेप्टेंस। जब ये डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी के लिए अडॉप्ट की गई, तो इसने बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुआ और बहुत ज़्यादा इसको अहमियत हासिल हुई। तो एज इट इज़ डिस्कस्ड अर्लियर दैट in order to understand the mind of other person and animals we have to study the behavior। जब हम इसी तरह से जैसे कि हमने पहले डिफ़ाइन किया कि जब हम चाहते हैं किसी के माइंड को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके बिहेवियर की स्टडी करना पड़ेगी। क्योंकि बिहेवियर ही आपकी मेन थिंग है, किसी भी पर्सनैलिटी की बिहेवियर जो है वो एक मेन थिंग शुमार की जाती है। अब इसमें सबसे पहले जे.बी. वॉटसन का नाम आता है। अब जे.बी. वॉटसन ने जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर की है, और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से आपके जो ऑर्गेनिज़म्स हैं या आपके जो एक्शन हैं वो किसी भी एक्शन का रिएक्शन किस तरह से देते हैं, उसका रिस्पॉन्स किस तरह से देते हैं। अब जो आपका बिहेवियर है वो एक ऑब्ज़र्वेबल थिंग है कि इसे ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, उसे मेजर किया जा सकता है, लिहाजा वो साइंस शुमार की जा सकती है कि बिहेवियर जो है वो एक साइंस है, या किरदार जो है वो एक साइंस का नाम है। अब इस कॉन्सेप्ट ने बहुत ज़्यादा फेम भी हासिल किया, और जहाँ पर जे.बी. वॉटसन ने जो है वो अपना कॉन्सेप्ट पेश किया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर का, वहीं पे उसने क्रिटिसाइज़ भी किया उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो पहले डिफ़ाइन किए गए थे, लाइक सोल, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। और उसने ये डिक्लेयर किया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक्सपेरिमेंट ना, क्योंकि साइंस में एक्सपेरिमेंट ज़रूरी होते हैं। साइंस तो वही साइंसी जो वो चीज़ साइंस में आएगी जो साइंसी मराहिल से गुज़र के आई हुई होगी, और जब साइंसी मराहिल से चीज़ गुज़रती है तो इट मीन्स उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और जब कोई यानी क्योंकि जब हम बात करते हैं सोल की, माइंड की, कॉन्शियसनेस की, तो उसके वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होते। तो इस वजह से उसने कहा कि उसने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिजेक्ट किया या उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, और उसने कहा कि इन चीज़ों को जो है वो साइकोलॉजी में शुमार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट है वो है पिल्सबरी, और ये पहला बंदा था जिसने
इस टर्म का इस्तेमाल किया कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर का। और इसने भी सेम यही कंसेप्ट पेश किया था कि वाकई जो साइकोलॉजी है वो एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर है। और तीसरे नंबर पे डिफ़ाइन किया था डब्ल्यू मैकडॉगल ने। डब्ल्यू मैकडॉगल जो है आल्सो अडॉप्टेड दिस डेफिनेशन फॉर साइकोलॉजी, उसने भी इसी साइकोलॉजी की इसी डेफिनेशन को अडॉप्ट किया। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसने इस बजाय साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर कहने के, इसने कंडक्ट का वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। बाकी ये इसका कंसेप्ट भी वही था जो बाकी लोगों ने, जो पहले जे.बी. वाटसन ने पेश किया। इसी तरह से चौथे नंबर पे आ जाता है थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक क्या है कि उसने कंडक्ट किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स एंड इंट्रोड्यूस ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर लर्निंग। इसने लर्निंग का तरीक़ाकार जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और लर्निंग के तरीक़ेकार में इसने जो मेथड यूज़ किया था वो है ट्रायल एंड एरर। अब ट्रायल एंड एरर का जो मेथड है वो क्या होता है? ट्रायल एंड एरर कहा जाता है कि कोशिशें करें और गलतियां करें और उससे सीखें। कि आप बार बार किसी चीज़ किस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आप बार बार उस चीज़ को ट्राई करें और उसमें आपसे मिस्टेक्स होंगे लेकिन एक दिन वो सही हो जाएगी। तो गलतियां करते रहें तो सीखते रहेंगे, यानी आप कोशिश करें फिर उसमें एरर्स आते रहेंगे और आप उससे मज़ीद लर्निंग करते चले जाएंगे। तो इसी तरह से उसने ये मेथड फॉर लर्निंग जो था वो इंट्रोड्यूस कराया था कि ट्रायल एंड एरर होता क्या है। इज़ नोन एज बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट, और थॉर्नडाइक जो है वो बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। अब थॉर्नडाइक ने साथ ही 3 एलिमेंट्स ऑफ जो है वो पेश किए थे मेथड्स के। ट्रायल एंड एरर के 3 एलिमेंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए थे, जिसमें पहला मेथड था नोइंग समथिंग, नंबर 2 पे है मूवमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ माइंड, और नंबर 3 है इफ़ेक्ट। अब नोइंग समथिंग क्या है? अब वो कहते हैं नोइंग समथिंग अबाउट एनीथिंग, कि आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। अब वो किस लिहाज से आप जानते हैं, आप नेगेटिव भी उसको जान सकते हैं, आप पॉजिटिव भी उसको जान सकते हैं, ये आपका माइंड है। और जो दूसरे नंबर पे मूवमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ माइंड, अब इसमें क्या आता है? इसमें ये कि आपके माइंड की क्या मूवमेंट हो रही है। जिस चीज़ को आप जानते हैं, नोइंग समथिंग, कि जिस चीज़ के बारे में आप जो भी कंसेप्ट रखते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप जितना भी जानते हैं, आपका माइंड उसके उसके बारे में किस तरह की मूवमेंट रखता है, कि वो किस तरह से परसीव कर रहा है उस चीज़ को नेगेटिव परसीव कर रहा है या पॉजिटिव परसीव कर रहा है। ये काम आपका मूवमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ माइंड का है। और नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाता है इफ़ेक्ट। अब इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपने एक तो किसी चीज़ को जाना और उसके बारे में आपकी माइंड की जो मूवमेंट हुई उसका क्या इफ़ेक्ट आपके माइंड के ऊपर हुआ। अगर आपने किसी चीज़ को नेगेटिविटी के हवाले से जानते हैं, आपके माइंड ने नेगेटिव उसके बारे में मूवमेंट करना शुरू कर दी, उसके बारे में नेगेटिविटी का प्रोसेस शुरू हो गया और जो इफ़ेक्ट हुआ आपके माइंड पे वो भी नेगेटिव हुआ। ठीक है। और इसी के अपोज़िट अगर आप ये सोचें कि किसी चीज़ को आपने पॉज़िटिव किसी चीज़ के बारे में जानते हैं और उस चीज़ को आपने पॉज़िटिवली परसीव किया है, आपके माइंड ने उसको पॉज़िटिवली प्रोसेस किया है, तो उसका इफ़ेक्ट भी आपके माइंड पे पॉज़िटिव ही होगा, तब जाके आपका बिहेवियर पॉज़िटिव बनेगा। जब आप नेगेटिव किसी चीज़ को लेते हैं, आपका माइंड उसको नेगेटिवली प्रोसेस करना शुरू कर देता है और फिर वो उसका इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर नेगेटिव ही आता है, तो वो आपका नेगेटिव बिहेवियर बन जाता है। जब आप किसी चीज़ को पॉज़िटिव लेते हैं और आपका माइंड उसके बारे में पॉज़िटिव सोचता है और उसका इफ़ेक्ट आपके माइंड पे पॉज़िटिव होता है, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर जो है वो पॉज़िटिव हो जाता है। और इसी तरह से जब आप चीज़ों को पॉज़िटिवली थिंक करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए पॉज़िटिव होती चली जा रही होती हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी चीज़ों में नहीं होती, नेगेटिविटी चीज़ों में नहीं होती, ये आपका माइंड होता है जो उन चीज़ों को या उन बातों को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। अगर आप उनको पॉजिटिवली उन चीज़ों को परसीव कर लेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक सुकून आ जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में
जो है एक ठहराव आ जाएगा, आपके अंदर एक पेशेंट कायम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप चीज़ों को नेगेटिवली परसीव करना शुरू कर देंगे, आपके माइंड पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव बन जाएगी, आपका बिहेवियर नेगेटिव बन जाएगा और होल लाइफ आपकी जो है वो डिस्टर्ब ही गुजरेगी। तो लिहाजा अपने आप को, अपने बिहेवियर को हर सेंस में पॉजिटिव ही रखें ताकि आप अपनी लाइफ को पुरसकून तरीके से गुजार सकें।